दोस्तों, मैं सबसे पहले आने वाला स्पीकर हूं और मुझे सबसे आखिरी में बोलने का मौका मिला है। तो इस पूरे दरमियान मैं कुछ चीज़ों को नोट कर रहा था। अव्वल तो ये कि सारे स्पीकर ने ओखला से अपना संबंध किसी न किसी तरह से स्थापित कर दिया। मैं पूरे जश्न के दौरान और तमाम तकरीरों के दौरान यही सोच रहा था कि मैं मोदी जी की तरह ओखला से अपना संबंध कैसे स्थापित करूं। तो एक तो ये मेरी परेशानी है और दूसरी ये है कि जो एंकर हैं, जो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, मॉडरेटर हैं, उन्होंने इतनी शेरों की बौछार की है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे भी कोई शेर याद आ जाए। खैर, तो ये दो परेशानी है। इस दो परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए इस जश्न में शामिल होने वाले आप तमाम लोगों का और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सभी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम रविलाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आखिर में बोलने के दो फायदे और दो नुकसान हैं। दो फायदा ये है, पहला कि बाकी स्पीकर ने जो बोला है उसको मिला जुला करके समाप्त कर दीजिए, और दूसरा कि लोग पहले से ही सुन सुन करके चट गए हैं तो आपको बोलना कम पड़ेगा। दो नुकसान क्या हैं? पहला कि आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी, और दूसरा ये कि ज्यों-ज्यों वक्त बढ़ता जाता है तो कानून व्यवस्था, पुलिस, परमिशन, ये सब की याद आ जाती है। तो मुझे लोगों ने सुनाया कि इस प्रोग्राम को करने में थोड़ी परमिशन की दिक्कत हो रही थी आपके नाम पर। तो हम सोचने लगे कि अब तो चुनाव ही लड़ लिए हैं, मैंने ये भी कर लिए, बोले चलो कर ही लेते हैं। और चुनाव आयोग के हिसाब से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के हम इलेक्टेड अपोजिशन हैं। हमने अपनी जमानत नहीं जब्त कराई है। और उमर कह रहा था कि सब कुछ बिक रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं बिक रहा है। तुम नहीं बिके हो, हम नहीं बिके हैं, ये लोग नहीं बिके हैं। तो जमानत भी जब्त नहीं कराए हैं और जमीर भी हमारा जब्त नहीं हुआ है। तो फिर परमिशन की परेशानी क्यों है? हमको लगता है कि जब तक विधायक खरीदने का पावर नहीं हो जाएगा ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे। थोड़ा सीरियसली लीजिए सर। सीरियसली नहीं लीजिएगा तो जब आपके ऊपर भी डंडा चल रहा था ना, लोग सीरियसली नहीं ले रहा था। हम लोग लिए इसीलिए जब 26 नवंबर को आज यहां खड़ा हैं तो सिर्फ हेमंत करकरे को याद नहीं कर रहे हैं, कांस्टेबल तुकाराम को भी याद कर रहे हैं कि यह व्यवस्था सिर्फ आईपीएस, आईएएसओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से नहीं बनता है। देश स्वीपरों, तांगा चलाने वालों, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदारों, माओं, बहनों, मजदूरों, किसानों, सिपाहियों, सैनिकों, सबसे देश बनता है। देश का अंदाजा आप ऊंची उठी हुई बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि फुटपाथ पे चलने की जगह कितनी बची है। इसीलिए आज जो हम यहां खड़ा होकर के कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, इसकी जरूरत सिर्फ मुझे या इस मंच पे बैठे हुए या इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को सिर्फ नहीं है। इसकी जरूरत पुलिस को भी है और वकील साहब को भी है। इसकी जरूरत आईपीएस को भी है और कांस्टेबल को भी है। इसकी जरूरत देश के पक्ष को भी है और देश के विपक्ष को भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब ही वो चीज है जो हमको, आपको, सबको आपस में एक देश की तरह जोड़ता है।
वरना चला तो हम ठीक से अपना परिवार नहीं पाते हैं। सारे लड़ाई झगड़े तो अपने रिश्तेदारों से ही हुए पड़े हैं। जमीन का सारा झंझट जो है वो पड़ोसियों के साथ है। जितने केस मुकदमे हो रहे हैं किसी और ने नहीं, अपने रक्त संबंधियों ने किया है। ये सबके जीवन का सच है। देश होने का एहसास अगर कोई हमको देता है तो हमारा संविधान है। और आरफा ने बहुत खूबसूरत से तरीके से यह बात कही कि अगर संविधान की किताब बच जाएगी तो फिर सारे किताब सुरक्षित रहेंगे। वो किताबें भी जो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, बच्चों के हाथ में भी किताबें सुरक्षित रहेंगी पढ़ने की, और मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बाइबिल, कुरान, गीता सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो जो किताब है, उस किताब के साथ एक गजब का चीज हुआ है। एक गांव की बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूं। मेरे गांव में प्रदेश काम करने के लिए कुछ लोग आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति भी आया था। कुछ दिन काम वाम यहां पे किया, और क्या तकलीफ होती है ये आप सब लोगों को मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग किसी न किसी गांव से चल करके आए हैं। ओखला में या दिल्ली के किसी इलाके में मकान मालिक आपके साथ क्या बर्ताव करता है, आपको रूम रेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो किन परेशानियों का सामना करता है, आपको किस तरीके से काम ढूंढना पड़ता है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, यह तकलीफ आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो कई बार मन में लगता है कि क्यों यहाँ पे झक मार रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि लोग गांव जाकर के थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। मौका ईद का हो, बकरीद का हो, होली का हो, दिवाली का हो, ट्रेन में टिकट इसीलिए नहीं मिलता है कि अचानक से हमको गांव याद आने लगता है। तो वो जब गांव लौट करके आए तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे कुछ करेंगे। रोजी रोजगार करते हुए, अपना पेट परिवार चलाते हुए ही हम मंदिर मस्जिद भी कर पाते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं। तो उन्होंने वहां पे एक दुकान खोली और दुकान के सामने एक पीपल का पेड़ लगाया। पीपल का पेड़ लगा करके वहां पे उन्होंने जल डालना शुरू किया। धीरे धीरे वहां पे एक छोटी सी मंदिर बनाई गई। वो गली बहुत मामूली सा था। अचानक से सरकार ने एक नीति लाई और कहा कि इधर से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब एक्सप्रेसवे गुजरने की बात सुनते ही जमीन की कीमत अचानक से बढ़ने लगी। जैसे ओखला में जो ही मेट्रो घुसा कि आप देखे होंगे प्रॉपर्टी डीलर के दुकान के बाहर का जो रेट लिस्ट है वो बदल गया होगा। तो ऐसा जब हुआ तब तक वो इंसान बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो एक्सप्रेसवे बनाने के चक्कर में उनकी दुकान भी चली गई। लेकिन जमीन तो थी, पीपल का पेड़ भी था, भगवान जी भी थे। तो बहुत अच्छा मौका था कि इसको जो है कब्जा किया जाए। और जो लोग उस इंसान के दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे थे वो ये बोल करके उस मंदिर में अपना हक स्थापित किए कि देखो इस जगह की पहचान तो जो है उस अमुक व्यक्ति ने ही की थी। तो मंदिर तो बने, पुजारी कोई भी हो, लेकिन द्वार का नाम उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। और लोग बहुत खुश हो गए। मुश्किल ये नहीं है कि हम संविधान खतरे में हैं ये बात बोल रहे हैं, ठीक बात है, खतरे में है तो बोलेंगे लोग। मुश्किल ये है कि जब हम ये बोलते हैं तो किसी को सच क्यों नहीं लगता है। सच इसलिए नहीं लगता है कि जिनके भरोसे था संविधान, वो मंदिर, वो भगवान, उन्होंने भी तो उस दुकान की परवाह नहीं की। और जब दुकान ही है तो कोई भी पैसा देकर के खरीद सकता है और बेच सकता है। मूल प्रश्न ये है कि क्या जमहूरियत को बचाने वाले लोग, क्या संविधान की शपथ खाने वाले लोग सचमुच संविधान के प्रति गंभीर हैं? अगर वो गंभीर नहीं है तो बीजेपी को तो कभी संविधान से प्यार ही नहीं था।
हम लोग प्रश्न ही एक्चुअली दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए मूल सवाल पे पहुंच नहीं पाते हैं। आखिर आप मुझे बताइए कि भाजपा संविधान क्यों बचा है? कोई एक कारण बता दीजिए। भाजपा तिरंगे झंडे का सम्मान क्यों करे? भाजपा इस देश का इतिहास क्यों ना बदल दे? क्योंकि ये सारी चीजें उसकी राजनीति के खिलाफ है। लेकिन जिनको बचाना था संविधान, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कस्में खाई, जिन्होंने इस देश को इतने दिनों तक चलाया, हम बोल देंगे जोर से, आवाज कम ही रखिए, वरना हम कम बोलेंगे, ज्यादा बोलने लगेगा। मैं भी कपिल साहब की तरह बोलूं क्या? समस्या उसमें यह होगी कि कैमरे वाले दोस्तों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम मोदी जी हैं नहीं, जिधर कैमरा होगा उधर ही मुंह कर लेंगे। तो मैं इस माइक का इस्तेमाल करता हूं, आप भी खुश, हम भी खुश। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तो हमारे सवालों का जवाब उनको देने की जरूरत नहीं है, वो विपक्ष पे ही एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि तबरेज के साथ गलत हुआ, तो वो 3 महीने बाद कहेंगे बोलो बोलो बोलो, कमलेश पे बोलो, कमलेश पे बोलो। कमलेश पे क्या कहना चाहते हैं? हम कहां कह रहे हैं कि कमलेश के साथ अच्छा हुआ? अब जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हमारे सामने, आरफा जी ने कहा कि सरिया का प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम का जो है वीडियो अपलोड होगा, अब लोग उसको देखेंगे, कहेंगे देखा तुम गद्दार हिंदू हो, तुम एक बार भी जो है राम जी का नाम लिए, लोग यहां आकर के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे थे। इस प्रश्न को समझिए। वैसे अगर माने जलसे की तरह आए हैं, थोड़ा सुनेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और चले जाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और सारे स्पीकर ने, लगभग सारे स्पीकर ने, मुझे लगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और उमर कह रहा था कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मुझे गुस्से से ज्यादा बुद्धिमान चीज ही आज तक कोई नहीं दिखा है। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है कि उसको पता है कि उसको कहां होना है। आप जाइए थाना, ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि आप कांस्टेबल पे गुस्सा कर लें, जो ही एसएचओ आएगा पता नहीं कहां चला जाएगा वो, उसको कहिएगा कि आओ बाहर निकलो, वो कहेगा नो सॉरी। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है। तो इसीलिए मैं जो है वीर रस का और आक्रोश रस का व्यक्ति नहीं बचा हूं, मैं कहीं और चला गया हूं। मुझे प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में तो लोग ऑलरेडी हैं, बहुत गुस्सा है। मैंने सिग्नल पे आप रुक जाइए और सिग्नल पे जो ही 5, 4 हॉर्न देना शुरू कर देगा। भाई 0 तो हो जाने दे, ग्रीन तो होने दे। मेट्रो पे आप रोज चढ़ते हैं, बोलिए आपको एफर्ट करना पड़ता है घुसने के लिए, खड़े हो जाइए घुसा देगा। उतरने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। बहुत गुस्सा है। वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के पढ़े हुए, जेएनयू में पढ़ाई होती है, इतना आश्चर्य से मत देखिए। अभी आपके इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, जेएनयू से ही पढ़ के आए हैं। तो मेरे जेएनयू के कुछ पढ़े हुए दोस्त यूट्यूब के लिए काम करते हैं, अलग अलग भाषा में कंटेंट चेक करते हैं। तो जब आता है काम करके और कभी मुलाकात हो जाती है, कहता आज बहुत गंदा वीडियो देखे थे। तो हमको लगता है कि कहेगा कि अमित शाह का भाषण देख लिया है। बोले क्या किसी बीजेपी के नेता का भाषण देख लिया? बोले नहीं यार, कुछ भी नहीं है वो। उससे ज्यादा वायलेंस भरा हुआ है इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी में इतनी हिंसा भर दी गई है, इतना गुस्सा भर दिया गया है कि स्वाभाविक रूप से ये हिंसा और ये गुस्सा हमेशा कमजोर लोगों पे निकलेगा।
क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान होता है, ये ताकतवर के सामने मुंह ही नहीं खोलेगा। इसको पता है कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, हम इससे कमजोर हैं, ये दोनों चीज उसके सामने में नहीं आएगा। आप मुझे देखिए, आपकी गाड़ी का साइज, उसका दाम, ठीक है ना, और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति का वेशभूषा, उससे गुस्सा निर्भर करता है कि उसके ऊपर किसको गुस्सा आएगा और उसको किसके ऊपर गुस्सा आएगा। जनरली आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि किसी फॉर्च्यूनर वाले पे कोई रिक्शा वाला गुस्सा कर रहा है। देखो मिला है क्या? कैसे करेगा? गुस्सा और हिंसा एक बहुत रेशनल हो चुका है, और इस बात को यह सरकार बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए वो सवाल को गुमराह करने के लिए सिंपल एक सवाल खड़ा कर देती है। जैसे अब सारे स्पीकर बोले हैं संविधान खतरे में है, अब हम लोग कुछ लोग मान भी लेंगे कि संविधान खतरे में है, और जब ये बात बोलेंगे तो धीरे से कहेगा हाँ हाँ तब तो बहुत सही था, जब कांग्रेस का राज था तब संविधान खतरे में नहीं था। आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। बोलिए आप क्या जवाब दीजिएगा इसका? हो गए निरुत्तर, इसका जवाब ही नहीं है। इसका जवाब जब तक हम नहीं ढूंढेंगे तब तक यह बात असर नहीं करेगी। और मेरी राय में, और मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनता से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होता है। ये गलती तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। वो इतने क्लियर होते हैं कि उनको पता है कि भाषण किसका सुनना है, ताली किसके ऊपर बजाना है, वोट किसको देना है, फोटो किसके साथ खिंचवाना है, उनको सब मालूम है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। वो तय कर लिए हैं कि उनको क्या जानना है और क्या नहीं जानना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। लेकिन मेरी एक चिंता है, मैं कुछ महसूस कर रहा हूं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कई बार यह होता है कि कुछ चीजों की जरूरत हमारे जीवन में पैदा कर दी जाती है, कुछ चीजें हमारी जरूरत होती हैं। हम बस वो जो मेरा अनुभव है मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बार कोका कोला पीने का मौका मिला। कोका कोला देखते, बहुत प्रचार देखते थे, मैंने जो अच्छा लगता था वो कहता था कोका कोला पियो। आमिर खान का सिनेमा अच्छा लगता था वो बोलता था कोका कोला पियो। सचिन की बैटिंग अच्छी लगती थी तो वो कहता था कोका कोला पियो। अफरीदी का बॉलिंग अच्छा लगता था तो वो कहता था कोका कोला पियो। हम बोले जब सब कह रहा है, क्या हिंदुस्तानी क्या पाकिस्तानी, कोका कोला पियो तो पी लेते हैं। पिए जब पहली बार तो पता ही नहीं चला था कि गैस कहां कहां से निकल रहा है। अच्छा नहीं लगा, ये सच बात है। लेकिन अब इसको बोलें कैसे? किसको बोलें कि अच्छा नहीं लगा? क्योंकि कोई ये नहीं बताया, ना सचिन तेंदुलकर बताए, ना आमिर खान बताए कि कोका कोला पीने से गैस भी निकलता है, बताया ही नहीं। अब लगा सबको अच्छा लग रहा था, हम भी चुपचाप मान लिए। मैं बस आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे मत मान लीजिए। सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो सकते हैं, आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, उमर खालिद बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि हर किसी की कही हुई हर बात को मान लिया जाए। यह बात अगर हम समझने के लिए तैयार हैं, तब जो सबसे ज्यादा हमको हमारे दिमाग में चीजों को डाल रहा है वो है टीबी। नहीं, टीबी मीडिया तो पहले भी था। सुनो सुनो सुनो, वो भी मीडिया ही था, वो अपने दौर का मीडिया था। आज जो है टीबी, उस टीबी ने हमारे लिए प्रोडक्ट बेचते बेचते प्रधानमंत्री बेचना शुरू कर दिया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। ठीक है, मतलब गोरा होने के लिए फेयर एंड लवली लगाइए, पैर फट गया है तो क्रैक लगाइए, नहीं, शुद्ध पानी कैंट देता है, ऐसा हेमा मालिनी कहती हैं। तब तक तो मामला ठीक था। अब जब ये बोलने लगा रोज आकर के मोदी नहीं तो हूं, मोदी नहीं तो हूं, अब सही में ये दिमाग में घुस गया
कि सही में मोदी नहीं तो हूं। उमर उसको बोला नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो नहीं है वो, बेसिकली जिधर से कमीशन आएगा उसका गाना गाना वो शुरू कर देगा। तो उसका नाम नेशन वांट्स टू नो नहीं होना चाहिए, उसका नाम कमीशन वांट्स टू नो होना चाहिए। जिधर से कमीशन आएगा उसके लिए बोलेगा। आप इन सारे लोगों की तस्वीर याद रख लीजिए। दिन एक सा नहीं रहता है, यह बदल जाता है, इसको बदल जाना है। जब भी कोई इस मुल्क पे राज करता है, हर दौर में उसको यही लगा कि वो हारेगा ही नहीं। बताइए, मुगलों की हालत देख लीजिए, हैं? देख लीजिए ना मुगलों की हालत, कुछ पता चल रहा है? कोई है नाम लेने वाला? उसके बाद के भी लोगों की हालत देख लीजिए, शहंशाहों की। अलग अलग राज्य में तो शहंशाह हैं, डेमोक्रेसी के नए शहंशाह, नए सरताज। मेरे पिताजी बहुत बढ़िया नेता थे, इसलिए हमको नेता बना दीजिए। नहीं, कार्ड में कई बार नहीं लिखा रहता है, मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना। उस टाइप से जो है कुछ लोग हैं, नहीं हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। ठीक है, तो इस दौर में भी लोगों को लगा कि उनका दिन नहीं जाएगा। दिन जा ही रहा है। अब सोच रहे हैं, पहले लोग वोट बचाते थे, अब चुना हुआ विधायक बचाते हैं। बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, कौआ उड़ मैना उड़, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग खेल था वो। अब जो चीज नहीं उड़ने वाली है उस पर अगर आप उड़ा दिए तो आप फेल हो जाएंगे। हम देखेंगे, मैं आपको ट्रू एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 2-3 बच्चा खेल रहा था, वो बोला कौआ उड़ मैना उड़, तो एक बच्चा बोला विधायक उड़, तो वो उड़ा दिया। विधायक उड़ता है क्या? बोला उड़ नहीं रहा है। उड़ेगा नहीं तो बताओ होटल में बंद करके क्यों रखा गया है? कहा कि उड़ता नहीं है, बिकता है। हम बोले ये तो बहुत बढ़िया है, जो खरीदेगा उसका पैसा लगेगा तो रिटर्न चाहिए ना। तो समस्या कहां है? विधायक बिकने में समस्या है कि वोट बिकने में समस्या है? देख लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नहीं, देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देना चाहते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाना चाहते हैं उनका तो इंटरेस्ट है उसमें, वो तो मुझे समझ में आता है। मेरे पास मेरिट नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी का नाम अमित शाह नहीं है। बताइए, अगर आप में से किसी के भी पिताजी का नाम अमित शाह होता तो सोचने की जरूरत थी? नोटबंदी हुई, देश का सब कंपनी मंदी में चला गया, उसको 16,000 गुना मुनाफा हो गया है। बताइए कैसा मंत्र है। और रहने दीजिए बाकी चीज, सारे पदाधिकारी बीसीसीआई के पीछे खड़े थे और वो बीच में राजकुमार की तरह बैठा हुआ था। बाप ही पूत पड़ापित घोरा, नहीं कुछ हो तो थोरबो थोरा। मोटा भाई को जो है पोस्टर लगाना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं भी बहुमत नहीं होने पे सरकार बनाने के लिए संपर्क करें। जिसके पिताजी का इतना बड़ा प्राइवेट लिमिटेड चल रहा हो, उसके बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने से कौन रोक लेगा? और यहां पे कोई मेरिट को क्वेश्चन नहीं करेंगे। मेरिट कब क्वेश्चन करेंगे? जेएनयू का पोस्टर देख करके उसकी हिंदी की तर्जनी सुधार रहे थे। आपका भविष्य बिगाड़ा जा रहा है और आप जेएनयू के स्टूडेंट के पोस्टर का तर्जनी सुधारने के लिए चले हैं, बर्तनी सुधारने के लिए चले हैं। वहां मेरिट का सवाल आ जाता है। और क्या वहां मेरिट नहीं है? वहां लोग जो है पढ़ रहे हैं, उसमें कोई मेरिट नहीं है। सबसे बड़ा मेरिट तो यही है कि आप जितना भी हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिए ये समझाने में कि मोदी जी बहुत अच्छा हैं, हम लोग ये बात समझ में ही नहीं आई, ये दिमाग में ये बात घुसी ही नहीं। मेरिट है कि यह बात समझ सकते हैं कि देश के लिए क्या बेहतर है और देश के लिए क्या बुरा है। और यह बात इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि गरीबी, किसानी, मजदूरी, गांव, खेत, खलिहान, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, गली, नुक्कड़, चौराहे, संविधान, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान किताब में नहीं पढ़े हैं, जीवन में जिए हैं। जीवन को इस तरीके से जिए हैं कि मालूम है
कि हिंदुस्तान की हकीकत क्या है। हिंदुस्तान की हकीकत यह है कि आप जिस चीज को भी थोड़ा सा खुरेदने का या खरोचने का प्रयास करेंगे, आपको इस देश के भीतर एक गंगा जमुनी तहजीब के बारे में पता चलेगी। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कहा जाता है, जैसा आरफा जी ने भी कहा आपको, कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है। वो बजता हिंदुओं के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है, आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह बात सबको बोलने और समझने की जरूरत है। वो समझ भी रहे हैं, बोलने की जरूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूं कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं? सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। ये 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस मना रहे हैं। मैं अपने स्कूल के दिन का रोज का एक अनुभव साझा करता हूं। प्रार्थना में, हमारे स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूं, वहां जो प्रार्थना होती थी वो प्रार्थना होता था, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही बाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह। ये प्रार्थना होती थी। और प्रार्थना हो जाने के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाती थी, फिर जनगण मन गा करके जो है वो खत्म होता था। और संविधान की प्रस्तावना को जो पढ़ाई जाती थी तो तारीख कोई भी हो, लास्ट में कहता था आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, तो मैं चुप हो जाता था। आज दिन 13 दिसंबर है, कह रहा है 26 नवंबर। समझने में वक्त लगा कि इसको आज दिनांक 26 नवंबर 1949 क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान सभा ने संविधान देश के उस वक्त के राष्ट्रपति को सौंप दिया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। और ऐसा नहीं है कि इसके लागू होने से इसके कुछ फायदे नहीं हुए, इसके फायदे हुए हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीजें नहीं देखनी चाहिए, इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। और उसके फायदों के चलते ही कम से कम थोड़ी ही सही, ठीक है स्कूल में नहीं समझ में आया कि आज दिनांक 26 नवंबर का क्या मतलब है, लेकिन पीएचडी करके तो समझ में आ गया ना। लेकिन ये पीएचडी करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? जब इस देश में शिक्षा को संवैधानिक अधिकार माना गया। और जो 87-88 के बाद, मतलब 85 से लेकर के 90 के बीच में पैदा हुए, उस जनरेशन का एक बड़ा मजेदार चीज है, बचपन वेलफेयर स्टेट में बीता है, जहां चीनी, चावल, तेल, धोती, साड़ी, केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, सब कुछ जन प्रणाली की दुकान से मिलती है। ज्यादातर शिक्षा जो थी वो सरकारी स्कूलों में थी। जवानी जो है
दिल तो पागल है में बीता है, सिमरन और राज का प्रेम देख करके जवान हुए हैं। तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें हमको पोजीशन क्या लेना चाहिए। इसीलिए आज यहां जब हम इस मंच पे खड़े हैं तो कुछ राजनीतिक चीजों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हम जो भी निर्णय लें, हम जो भी सोचें, जो भी हमको एहसास हो, उसको बोलना जरूरी है, उसको लफ्ज देना जरूरी है। बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन उन फूलों को जब तक एक धागे में पिरोया नहीं जाता है तब तक माला नहीं तैयार होती है। यह होना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि अलग अलग फूलों को एक धागे में तो आप पिरो सकते हैं, क्योंकि फूल सोचता नहीं है, सिर्फ सुगंध देता है, लेकिन इंसान तो सोचते हैं। उनको एक धागों में हम कैसे पिरोएं? इसी मंच पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी अपनी अलग अलग राजनीतिक प्रतिबद्धता है। कोई किसी चीज को लाइक करता है, कोई किसी चीज को लाइक करता है, कोई किसी चीज पे एग्री करता है, कोई किसी चीज पे डिसएग्री करता है। तो उसका एक तरीका यह हो सकता है कि हम लोग मिनिमम अंडरस्टैंडिंग में मैक्सिमम यूनिटी बनाने का प्रयास करें। और मिनिमम अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है? मिनिमम अंडरस्टैंडिंग वही हो सकती है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो हमारा संविधान है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल है, उसमें लिखे हुए शब्द हैं। जिस मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी बनाई जा सकती है। लेकिन यूनिटी तो बाकी साल ठीक है, हम तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाएं, तुम हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, तुम मेरी बारात में नाचो, मैं तुम्हारी बारात में नाचूं, तब तक तो ठीक है। मसला तो तब खड़ा होता है दूल्हा कौन बनेगा, दुल्हन कौन होगी, प्रश्न तब खड़ा होता है। अभी सब ठीक है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टी, किसी पार्टी को नहीं समर्थन करने वाले सब लोग हैं। दिक्कत तो तब होगी ना जब विधानसभा चुनाव होगा, प्रश्न तो वहां आएगा। और चुनाव की स्थिति यह है जिसके बारे में आप लोग सुन रहे हैं, अब तो वोट देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि क्या होगा। अब मुझे तो गजब, मैं आज टीवी देख रहा था, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन उसको शिवसेना को पलटू राम बोल रहा था। मुझे इतनी हंसी आई, मैं इतना हंस रहा था, तो एक दोस्त आया, बोला कि क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? हम बोले क्या करें, इतना लाजवाब नेता और उसका प्रवक्ता सब है कि हंसी रुकती ही नहीं है। उसको पलटू राम बोल रहा था। खुद ही जो है पूरे देश में वो क्या करके आए हैं चुनाव के बाद, और मुझे पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र में कर्नाटका होने जा रहा है। तो देख लीजिएगा, इसकी आशंका है मुझे। तो वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात, तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन? चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर, 3 साल, 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह ये विधायक नहीं उड़ेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे ही सुबह सुबह जो है ब्रश करते हुए लोगों को पता चला कि सरकार बन गई है महाराष्ट्र में, लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया, कहा कि आप तो जो है एनसीपी के कैंडिडेट का प्रचार किए थे, ये तो बीजेपी में शामिल हो गया। हम बोले कि इस देश में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने इस पे बड़े जबरदस्त कमेंट किए। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो बस उमर को ही बीजेपी में से देखना बाकी है। नहीं, लगता नहीं है।
लेकिन अगर तुमको चाहिए, तुम चाहते हो कि वॉशिंग मशीन का शेयर करके आना है तो हो आओ। तुरंत जो है तुम देशद्रोही से देशभक्त हो जाओगे। तो ये जो परिस्थिति है उसमें हमको लगता है कि जिनकी प्रतिबद्धता हो, जो बिकेंगे नहीं, जिनके ईमान बिकाऊ नहीं हो, जिनके शब्द, जिनके विचार, जिनका जमीर बिकाऊ नहीं हो, ऐसे लोगों को आपको पहचान करनी पड़ेगी। और ऐसे लोग अगर आप ट्विटर और फेसबुक और टीवी में ढूंढ रहे हैं तो धोखा खाएंगे। कई बार जो है मुझे लोग जब कहीं कहीं मिल जाते हैं कहते टीवी में तो अलग दिखते हैं, तो हम बोले कि हम नहीं दिखते हैं, वो कैमरा दिखाता है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो वैसे भी कुछ चीजें जो हैं वो सही इमेज नहीं दिखा पाती है। कैमरा का उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों के पास ही मुझे मालूम है ऐप डाउनलोड कर लिए हैं ब्यूटी वाला। कोई कोई गोरा लोग तो इतना गोरा हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरोपियन तो नहीं है ये, ब्यूटी ऐप यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि दूर से जब आप इसको देख रहे हैं ना, उस पर भरोसा कम कीजिए। जो आपके आसपास है, जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है, मैं कहता हूं कि उन रिश्तों को मजबूत करना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि जो है मोदी जी की तरह अपना मन का बात बोल करके निकल लिए। जो परेशानी है वो हम सब की परेशानी है कि हम भी चाहते हैं कि सही लोगों पे भरोसा किया जा सके, लेकिन इसका चुनाव कैसे करेंगे? माध्यम तो मीडिया है, लेकिन मीडिया जो है उसमें तो करेक्टर आते हैं ना। वो दुगो भाई है, भाई भाई जो खेलता है, छोड़ दीजिए नाम क्या लीजिएगा। तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि किधर कौन खड़ा है। तो दूर से जो चीज देखी जा रही है, मैं कहता हूं कि उन चीजों को छोड़ करके हमारे आसपास जो कुछ हो सकता है उस पे हम लोगों को संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी के लोगों को भी यह अपील करता हूं कि आप अपने लोकल सोसाइटी में निकल करके कुछ ना कुछ काम करना शुरू कीजिए। और आप तमाम यहाँ के वासिंदे, हालांकि मैं भी कुर्ता खरीदने के लिए आता था बटला हाउस, ये सही बात है, 300 रुपए में मिलता था। तो हाँ, ये कुर्ते का रिश्ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस लोकल समाज का भी, जो यहाँ के वासिंदे हैं, उनका भी यूनिवर्सिटी के साथ एक संबंध होना बहुत जरूरी है। खूब लोग जो है, जब जेएनयू पे लाठियां चली तो जामिया के लोग खूब लिखे पढ़े। जब जामिया पे लाठी चली तो जेएनयू के लोग खूब लिख पढ़ रहे थे। लेकिन मेरी इच्छा ये है, और मुझे ये जरूरी भी लगता है, कि जेएनयू पे जब लाठी चले तो मुनिरका, बसंत कूच, बसंत विहार, इन इलाकों में आवाज उठना चाहिए। और जामिया पे जब लाठी चले, पहले ओखला वाले, शाहीन बाग वाले बोले जम करके। ये संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा, कॉलेज का समाज से, स्कूल का समाज से, मदरसों का समाज से, अलग अलग विद्यालयों का समाज से, यूनिवर्सिटी का समाज से, जब तक आप अपने लोकल पत्रकार के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक वो कमीशन वांट्स टू नो आपको कुछ भी दिखाता रहेगा। मैं महाराष्ट्र के वक्त में आपको बता देता हूं कि आप रिपोर्टर पे बिला वजह गुस्सा करते हैं, उसका कोई दोष ही नहीं है। वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, वो स्ट्रिंगर हैं, आप लोगों की तरह स्ट्रगल करके उनको कहीं नौकरी मिली है, क्या करेंगे? उनके पिताजी के पास पैसा थोड़ी है वो विधायक खरीदने लगेंगे, क्षमता तो है नहीं उनकी। तो वो अपनी जिंदगी संवारने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, और आप लोगों देख करके गुस्सा करने लगते हैं। उसका दोष ही नहीं है कुछ। आप देखिए कि किन परिस्थितियों में जो लोकल रिपोर्टर है आपका, या तो वो पूरी तरह से बिक चुका होगा, अब उसका काम यही है कि वो रेलवे में टिकट कंफर्म कराता है, थाने में पैरवी करवाता है, जमीन का प्रॉपर्टी का डीलिंग है तो उसमें सेटिंग करवाता है, या अगर वो सही पत्रकारिता कर रहा है तो नितिन टाकले की तरह उसकी जान पर खतरा है। अगर नितिन टाकले जैसा पत्रकार नहीं होता तो आप लोगों को पता चल पाता कि जज लोया के साथ क्या हुआ। तो वैसे लोगों के साथ खड़ा होने की जरूरत है, आपको वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और यूनिवर्सिटी के साथ जो संबंध है उसको यूं समझ लीजिए, यहां भी प्रॉपर्टी का काम होता ही होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा। आप अंदाजा लगाइए कि जामिया के पास जितनी जमीन है
उसका कितना दाम होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक सब जगह सरकार बना लेंगे अगर बिक जाए तो। क्या हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाए और समाज को फर्क नहीं पड़े। उसी तरह से पीपल का पेड़ काटा गया, दुकानदार मर गया। जिन लोगों ने उसको पीपल का पेड़ लगाने से और जिसकी दुकान उजाड़ दी, तो वहां पर मंदिर बना करके उसका पुजारी बन गए। हो यही रहा है कि इन्होंने बनाया कुछ भी नहीं, इनको बेच सब कुछ देना है। बनाया कुछ भी नहीं, बेच सब कुछ देना है। और ये जो बिक रहा है, इसके साथ हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं बचा है। जैसे बीएसएनएल पे सबसे ज्यादा जोक तो हम ही बनाए हैं। हम लोगों को लगता था, कोई कहता था कौन सा लेने जा रहे हो? बीएसएनएल। लो ये भाई साहब नहीं लगेगा, लेके खरीद के लाया है। जियो लेकर के आओ यार, मॉडर्न बनो ना थोड़ा सा, फ्री में भी डेटा देता है। ऐसे फ्री समझाता है कि फ्री का एक कहानी सुना देते हैं आपको। जो चीज आपको फ्री में दिखती हो एक्चुअली फ्री में होती नहीं है। हम अपने मार्केट में जा रहे थे अपने दोस्त के साथ, गया समोसे की दुकान पे, पूछा कितने का समोसा? बोला 5 रुपए का। और बोला छोले? बोला फ्री में। बोला 1 प्लेट दे दो। तो बोला समोसे के साथ फ्री में है? तो बोला ये बोलो ना कि समोसे के साथ छोला मिलेगा। फ्री में है क्यों बोलते हो? फ्री में कुछ नहीं मिला है। आपको लगता है कि जियो फ्री में मिला है, दरअसल आपके पैसे से बना हुआ बीएसएनएल बिक गया है, इसलिए आपको जियो धनाधन मिला है। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री पोस्टरों में बेटी बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। बेटी बचाने तक का जहां तक सवाल है, हजारों करोड़ रुपए मोदी जी के हंसता हुआ नूरानी चेहरे पे खर्च किया गया है। लड़की के लिए एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल दी गई? और ये सवाल हम नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं बचा है। बीएसएनएल रेलवे के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा है। हमारी स्कूल तबाह होती रही और हमको चिंता नहीं हुई। हम पढ़ करके जिस स्कूल से आ गए दिल्ली में पीएचडी करने के लिए, उस स्कूल के मकान जर्जर हो गए और हमको चिंता नहीं हुई। और ये जो हमारा संबंध हमारी चीजों से, हमारे टैक्स के पैसे से बन करके तैयार की गई, उसको तोड़ दिया गया और हमको एहसास नहीं हुआ। आप देखिए कि कोई नया एम्स नहीं खुला है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, लेकिन जो है उसको तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन आज तक नहीं चली है, लेकिन रेलवे का सौदेबाजी हो चुका है। बुलेट ट्रेन चढ़ाने के नाम पे रेलवे बेच देंगे, जियो धनाधन का प्रचार करके बीएसएनएल बेच देंगे। यही आज की सच्चाई है। इसीलिए इस नीति और नियत दोनों को समझने का जरूरत है। और इस नीति और नियत दोनों को अगर हम समझ रहे हैं तो इसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे कि हाथ पे हाथ धरे रह करके बैठने से कुछ नहीं होगा। और अलादीन का चिराग तो हमारे पास है नहीं कि घिस करके अच्छे दिन ले आएंगे। अगर मोदी जी ठग दिए हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये लड़ाई कैमरे के भरोसे होगी ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो लड़ाइयां जीती जाती हैं, तब कैमरे को उस लड़ाई के बारे में पता चलता है। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ रहे थे, कैमरा नहीं था। पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिए, तब भी कैमरा नहीं था। जब पूरी दुनिया को पता चला कि दशरथ मांझी जैसा कोई व्यक्ति हुआ है जो अपनी पत्नी से इतना मोहब्बत करता था कि उसके प्यार में पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, तब कैमरा आया, तब फिल्म बनी। हो सकता है कि इस उम्र में जीते जीते आपका चेहरा प्राइम टाइम पे ना दिखाया जाए, लेकिन याद रखिएगा, आप जो रोज लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना, उसी से ये देश चल रहा है। आप जो रोज काम कर रहे हैं, उसी से ये देश चल रहा है। आप जब दुकान खोलते हैं, आप जब रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ये जो पत्रकार लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, सैनिक जो सीमाओं पे इस देश की रक्षा करते हैं, किसान जो अनाज पैदा करता है, मजदूर जो फैक्ट्रियों में चीजों को गढ़ता है, उससे देश चल रहा है। इसीलिए इस संविधान दिवस के दिन पे इस देश को जिस नारे की जरूरत है, उस नारे के साथ अपनी तकरीर को मैं खत्म करना चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।